हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस पैटर क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन गति। इस चैप्टर के बारे में कंप्लीटली आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, गति क्या होती है, गति हम किसे कहेंगे, मोशन क्या होती है, तो गति की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, गति हम किसे कहेंगे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे या फिर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ियाँ चलती हैं, इसके अलावा कुछ जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियाँ हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती हैं, तैरती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसके अंदर, किस में है, गति में है, वो क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हर सेकंड या हर मिनट अपनी स्थिति को क्या करते हो, चेंज करते हो, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किसके अंदर हैं, गति में हैं, हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो गति की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गति किसे कहेंगे हम, वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। और गति का सबसे सरल जो रूप होता है वो होता है सरल रेखीय गति। कौन सी होती है, सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वो उसका सबसे सरलतम गति का रूप जो है वो कौन सा होता है, सरल रेखीय गति। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु मैंने यहाँ पे लिया O, और कोई वस्तु इस O से अपनी गति को प्रारंभ करती है, अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है, और O से वो जाती है कहाँ पे, बिंदु A तक। फिर वो A से कहाँ तक जाती है, B तक जाती है एक सीधी रेखा में, और फिर B से जाती है कहाँ तक, C तक। तो यहाँ पे वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो क्या होगी, O से C तक। तो यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो क्या है, विस्थापन। देखिए स्टूडेंट्स, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक तरह की दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होती है, लेकिन दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम समझते हैं कि कोई वस्तु O से C तक दूरी को क्या करती है, तय करती है। मान लीजिए कि वस्तु O से कहाँ तक जाती है, C तक, और ये जो दूरी है वो कितनी गिवन है आपको, 100 मीटर गिवन है। कितनी दूरी गिवन है ये, 100 मीटर। कहाँ से कहाँ तक की, O से C तक की। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि वस्तु का जो विस्थापन है वो क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, O से, कहाँ तक गई, C तक। तो विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, O, अंतिम स्थिति क्या हो गई, C। तो विस्थापन क्या हो गया स्टूडेंट्स, विस्थापन हो गया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, 100 मीटर। कितना होगा, 100 मीटर। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं, और A के बीच की जो दूरी है वो मान ली मैंने यहाँ पे कितनी, 50 मीटर, और O से B तक की जो दूरी है वो यहाँ पे मैंने मान ली कितनी, 75 मीटर। ये दूरी है O से B तक की। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु O से C तक जाती है, फिर C से वापस आती है कहाँ तक, A पर, वापस कहाँ पे आती है, A पर आती है। तो यहाँ पे यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी क्या होगी, देखिए O से C तक गई, मतलब कितनी दूरी उसने कवर की, 100 मीटर। फिर वापस C से आती है कहाँ पे, A पर। तो A और C के बीच की जो दूरी है वो कितनी है स्टूडेंट्स, अब कितनी है, 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, यहाँ तक 50 मीटर, तो बाकी कितना बचा, 50 मीटर। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी, 100
150 मीटर। कितनी होगी स्टूडेंट्स? 150 मीटर। लेकिन यहाँ पे विस्थापन क्या 150 मीटर होगा? नहीं होगा। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए O प्रारंभिक स्थिति, A क्या है? अंतिम स्थिति। तो न्यूनतम दूरी यहाँ पे क्या है? 50 मीटर। O और A के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 50 मीटर। तो यहाँ पे विस्थापन जो है वो क्या होगा? 50 मीटर होगा, ना कि 150 मीटर। तो विस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विस्थापन की जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वही मात्रक होता है जो किसका होता है? दूरी का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी। लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, इसके अलावा नेगेटिव भी होता है, इसके अलावा जीरो भी होता है। देखिए विस्थापन जीरो कब होता है? मान लीजिए वस्तु O पे थी, O से C तक गई और C से वापस कहाँ आ जाती है? O पे आती है। तो मैं ये कहूँगा कि जब उसकी प्रारंभिक स्थिति है वही उसकी क्या है? अंतिम स्थिति। तो ऐसी कंडीशन में विस्थापन क्या होता है? जीरो होता है। इसके अलावा पॉजिटिव आपको पता ही है। नेगेटिव की बात करें तो देखिए वस्तु O से C तक जाती है, फिर C से कहाँ तक आती है? D तक आती है। तो वस्तु का जो विस्थापन होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं सरल रेखीय गति के बारे में, हमने देखा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे गति, एक समान गति और असमान गतियां क्या होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक समान गति हम किसे कहेंगे? एक समान गति क्या होती है? तो देखिए एक समान गति को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, कुछ भी आप मान सकते हो, यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी को क्या करती है? कवर करती है। समझना इसको अच्छे से आप। और अगले सेकेंड में भी वो कितनी दूरी तय करती है? 5 मीटर। उससे अगले सेकेंड में भी कितनी दूरी तय करती है? 5 मीटर दूरी तय करती है। तो मैं ये कहूँगा कि वस्तु की जो गति है वो कैसी है? एक समान है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या देंगे हम? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है, समान समय अंतराल मतलब हर सेकेंड या हर मिनट या फिर हर घंटे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी? उसकी गति क्या कहलाएगी? एक समान गति। और असमान गति का मतलब यदि कोई वस्तु एक सेकेंड में क्या करती है? 5 मीटर दूरी को तय करती है, उससे अगले सेकेंड मान लिया उसने 6 मीटर दूरी को तय किया, उससे अगले सेकेंड उसने 7 मीटर की दूरी को कवर किया। तो ऐसी जो गति होगी उस गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए एक समान गति का मतलब यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में या समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उसकी गति कैसी होगी? एक समान गति। यदि कोई वस्तु एक समान या फिर अलग अलग समय में अलग अलग गति को क्या करती है? तय करती है, या किसी निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरियों को क्या करती है? तय करती है, तो उसकी गति एक समान न होकर के कैसी होगी? असमान गति होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे गति की दर क्या होती है। गति को हम किस में मेजर करते हैं? देखिए गति की दर। तो गति की दर का मतलब क्या है? यहाँ पे गति की दर का मतलब है कि किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में कवर की गई डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी? उसकी गति की दर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 40 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है? तय करती है। तो उसकी गति की दर क्या है? मतलब कितने समय में कितनी दूरी तय की, वही क्या होती है? गति की दर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 40 किलोमीटर। तो इसकी गति की दर क्या हो जाएगी? गति की दर हो जाएगी जितनी दूरी तय करता है
वो बटे कितने समय में करता है, तो हम क्या लिखेंगे कि उसकी गति की दर क्या है, किस चाल से वो गति कर रहा है, किस चाल से वो दूरी को तय कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, गति की दर कहेंगे। तो गति की दर का मतलब उस वस्तु की चाल, उस वस्तु की चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे मात्रक हम देखेंगे तो देखिए 40 किस में है, किलोमीटर में, अपॉन बटे में क्या है यहाँ पे घंटे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। मतलब गति की दर को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक अन्य मात्रक हम ले सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, और बटे में क्या है, आवर है, तो 1 आवर में, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होती है, 3600 सेकेंड। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/18। कहने का मतलब यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे आपको कोई चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। तो ये 18 से कैंसिल हो गया 4 बार, आपके पास आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसका ऑपोजिट 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चाल आप बता सकते हो कि वस्तु हर घंटे 40 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि कोई वस्तु 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, उससे अगले 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें औसत चाल निकालना आवश्यक होता है। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए औसत चाल किसके बराबर होती है, औसत चाल बराबर होती है कुल तय की गई दूरी, मतलब कुल दूरी बटा जितना समय उस दूरी को तय करने में लगता है। तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय को ही हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि यदि चाल किसी एक निश्चित दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में किसी चाल से क्या करता है, गति करता है, तो उसे हम चाल ना कह करके हम उसे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, वेग कहेंगे। तो वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को ही हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, जबकि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, वेग में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, क्या कहलाएंगी, सदिश राशियां कहलाएंगी। और जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहते हैं। तो वेग में क्या होता है, परिमाण भी होता है कि कितनी चाल से चल रहा है, और परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। और वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है,
वेग का SI मात्रक होता है स्टूडेंट्स मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने औसत चाल को फाइंड किया था उसी तरह से हम औसत वेग भी फाइंड करेंगे। तो देखिए वेग क्या होता है, वेग किसे कहेंगे हम, तो वही बात है यहाँ पे। वेग का मतलब यहाँ पे हमने औसत चाल में क्या देखा, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन वेग किसके बराबर होगा, विस्थापन बटे समय की। तो विस्थापन भी यहाँ पे एक तरह की क्या है, दूरी है। तो वेग किसके बराबर होता है, विस्थापन बटे समय के। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यदि आपको औसत वेग यहाँ पे ज्ञात करना है तो औसत वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। यहाँ पे औसत वेग किसके बराबर होता है, प्रारंभिक वेग जिसको हम u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग जिसको हम v से डिनोट करते हैं, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो औसत वेग किसके बराबर होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 किसके बराबर होगा, औसत वेग के बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। इसके अलावा एक छोटा सा और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए कोई निश्चित दूरी है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से आपके विद्यालय की जो दूरी है वो क्या है, बिल्कुल निश्चित होती है, हमेशा फिक्स होती है। तो यहाँ पे आपके घर से विद्यालय जाने की जो कोई चाल है वो क्या मान ली मैंने यहाँ पे, x मीटर प्रति सेकेंड, और विद्यालय से वापस घर आने की जो चाल है वो आपकी क्या है, y मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको जाने और आने में जो औसत चाल होगी वो औसत चाल हम एक डायरेक्ट सूत्र के द्वारा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और औसत चाल यहाँ पे क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। कहने का मतलब 2 गुणा जाने की चाल इंटू आने की चाल बटे जाने की चाल प्लस आने की चाल। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे एवरेज स्पीड हो गई, औसत चाल हो गई। आगे हम डिस्कस करते हैं कि यदि समय के अनुसार वेग में क्या हो, परिवर्तन हो, तो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। क्या कहेंगे उसको, त्वरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, त्वरण क्या होता है, यदि समय के साथ वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, क्या है, u है, और इसका अंतिम वेग जो है वो क्या है, v है। वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पे u, अंतिम वेग क्या है, v है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो गया, पहले वेग u था, उसके बाद क्या हो गया, v हो गया। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हुआ, v माइनस u। क्या होगा स्टूडेंट्स, v माइनस u। और ये परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन समय के सापेक्ष मतलब t। तो ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। एक्सेलरेशन को हम, त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, a से दर्शाते हैं, a से व्यक्त करते हैं। तो त्वरण किसके बराबर हो गया, वेग में परिवर्तन बटा समय। कहने का मतलब वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे हम डिस्कस करेंगे गति का ग्राफीय निरूपण। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गति का ग्राफीय निरूपण, कि गति को ग्राफ के द्वारा हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आपने मैथ्स में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व भी किया होगा, ग्राफीय निरूपण के द्वारा समीकरणों का हल। तो वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसी भी गति को हम ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो गति का ग्राफीय निरूपण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ये सबसे पहले हम समझते हैं वेग समय ग्राफ को। तो देखिए वेग समय ग्राफ क्या होता है और क्या इसका उपयोग हम कर सकते हैं, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ को हम बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, दूरी लेनी होगी और क्या लेना होगा, समय लेना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्स पे हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम एक्स एक्स पे लेते हैं समय को
और वाई एक्स पे लेते हैं किसको, दूरी को। ये आपको दूरी दी गई है किसमें, मीटर में, और ये आपको दिया गया है समय किसमें, सेकंड में। ये समय दिया है आपको किसमें, सेकंड में। तो मान लीजिए कोई वस्तु, ये आपका 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, इसी तरह से ये 1 मीटर, 2 मीटर, ये एक समान गति के लिए है, 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु 0 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या है, 0 मीटर, और यदि अगले सेकंड में वो तय की गई जो दूरी है वो क्या है, 1 मीटर, तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे। इसके अलावा वस्तु प्रत्येक सेकंड में यदि 1 मीटर दूरी को तय करती है तो अगले सेकंड में भी उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। तो पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके लिए आपको जो डिस्टेंस है वो क्या लेनी पड़ेगी, सेम लेनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो ये आपका पॉइंट सेकंड ये आ गया यहाँ पे। फिर देखो अगले सेकंड में भी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 1 मीटर, उससे अगले सेकंड में भी 1 मीटर, और उससे अगले सेकंड में भी कितनी दूरी तय की गई, 1 मीटर दूरी तय की गई। तो यहाँ पे हमने देखा जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो एक समान गति का जो ग्राफ है वो हमें कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और इसका उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। किसको ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वस्तु की चाल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम ग्राफ के किसी भी एक छोटे भाग का उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि वस्तु, इसको मैं t1 समय मानता हूं कि वस्तु t1 समय में कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। वस्तु t1 समय में कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये t1 समय। और t2 समय में ये a पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे, और t2 समय में वस्तु है वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। t2 समय में वस्तु कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। और t1 समय में वस्तु कहाँ पे थी, a पे थी, जो t2 समय में कहाँ पे चली गई, b पे चली गई। तो यहाँ पे a से हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, इसी तरह से b से y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, और फिर यहाँ से बिंदु a से हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो यहाँ पे मैंने मान ली कि t1 समय में उसने कितनी दूरी को तय किया, s1 को तय किया। s1 यहाँ पे s को मैंने डिनोट कर दिया दूरी को s से, और t2 समय में उसने कितनी दूरी को तय किया, s2 दूरी को तय किया। ये डिनोट करता है किसको, s2 दूरी को। तो यहाँ पे बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए t1 समय में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, s1, t2 समय में कितनी दूरी तय करती है, s2 दूरी तय करती है। तो यहाँ पे इसका उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आपने केवल ग्राफ का इतना सा भाग लिया है, तो यहाँ पे ये जो दूरी है वो क्या होगी, तो वस्तु के द्वारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी, s2 माइनस s1। क्या होगी, s2 माइनस s1। वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, s2 माइनस s1। देखिए समझिए इसको आप, पहले वस्तु कहाँ पे थी, a पे थी। ये t1 समय में कितनी दूरी तय करती है, ये s1, और t2 समय में यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या, s1। फिर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या मानी मैंने, s2 मानी। तो ये बीच वाली जो दूरी है वो क्या होगी, s2 माइनस s1। तो वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो क्या होगी, s2 माइनस s1। और ये कितने समय में इसने तय की है, ये जो समय अंतराल आपको दिया है वो कितना है, t2 माइनस t1। क्या होगा, t2 माइनस t1। तो यहाँ पे ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि t1 समय में वस्तु कहाँ पे थी, s1 पे थी। t2 समय में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या है, s2 है। तो t2 और t1 समय में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी, कुल दूरी क्या होगी, s2 माइनस s1। और कितने समय में इसको तय किया गया,
t2 माइनस t1 समय में। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। तो इस ग्राफ का उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।